और आदरणीय सभापति जी, देश देख रहा है, देश देख रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। अरे नारे बोलने के लिए भी, नारे बोलने के लिए भी उनको बदल करना पड़ता है। जो भी ये बोलता है, जन के फर्ज से आवाज की जवाब। नमस्कार दोस्तों, अभी जो आपने देखा वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से राज्यसभा में दिया गया एक भाषण था, जिसमें वो बता रहे थे कि वो एक अकेले किस तरह से सब पर भारी हैं। अब इसको देखने के दो नज़रिए हो सकते हैं। एक तो ये कि प्रधानमंत्री मोदी इतने पावरफुल हैं कि पूरा विपक्ष उनसे लड़ने में नाकामयाब रहा है, या फिर प्रधानमंत्री मोदी इतने ताकतवर हैं कि उन्होंने सारे इंस्टीट्यूशन का इस्तेमाल कर लिया है और इसलिए कोई भी उनके खिलाफ लड़ नहीं पा रहा है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में सवाल यही है कि जब हम लोकसभा की बात कर रहे हैं, जब हम बात कर रहे हैं कि लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं, तो ये जो चुनाव हैं क्या वो स्वतंत्र और निष्पक्ष यानी फ्री एंड फेयर हैं? क्योंकि हर जगह पर आप देखते हैं अब इन्होंने सरकार को एक आदमी से जोड़ दिया है, मोदी सरकार, मोदी की गारंटी, मोदी ज़रूरी है। ऐसा लगता है कि भारत सरकार है ही नहीं, केवल एक ही शख्स है। लेकिन जब हम चुनावों में जा रहे हैं तो चुनावों से पहले ये भी देखना अहम है कि क्या वाकई ये जो सरकार है या फिर ये जो चुनाव होने वाले हैं ये स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव है या नहीं। नमस्कार, मेरा नाम है सोहित मिश्रा और आज के इस वीडियो में दोस्तों बात इसी मुद्दे पर करते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा, ये सवाल हम क्यों पूछ रहे हैं कि ये जो चुनाव होने वाले हैं वो फ्री एंड फेयर हैं या नहीं, इसके कई सारे मैं आपको उदाहरण देता हूँ। शुरुआत दोस्तों दिल्ली से करते हैं। दिल्ली के सिटिंग चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। कथित शराब घोटाले में उन्हें गिरफ्तार किया गया है और तब से वो जेल में है। और ये देखिए आप दोस्तों कि ये समय क्या है, कब इन्हें गिरफ्तार किया गया है। जब चुनाव आयोग की ओर से चुनावों का ऐलान कर दिया जाता है, जब इंडिया ब्लॉक की एक बैठक, एक रैली मुंबई में हो जाती है जिसमें अरविंद केजरीवाल नहीं आते हैं लेकिन उनके पार्टी से दूसरे नेता आते हैं और इंडिया ब्लॉक एक साथ बताने की कोशिश करते हैं कि वो प्रधानमंत्री मोदी की ही जो पार्टी है बीजेपी, उससे सामना करने को तैयार हैं। आम आदमी पार्टी की अगर बात करें तो पंजाब और दिल्ली में उनका प्रदर्शन ये माना जा रहा है कि इस बार बेहतरीन रहने वाला है, लेकिन उससे पहले ही सिटिंग चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब आप सोचिए कि जिस पार्टी के वो नेता हैं, अगर वो वहाँ पर प्रचार के लिए नहीं जाते हैं तो कितना असर पड़ सकता है। मान लीजिए अगर भारतीय जनता पार्टी के लिए नरेंद्र मोदी वो नहीं जा सकें चुनावों में प्रचार करने के लिए, तो इसका क्या हश्र होगा। आगे आधे से ज़्यादा जो बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं वो तो नरेंद्र मोदी के नाम पर ही चुनाव लड़ रहे हैं, उनके ही भरोसे बैठे हुए हैं। लेकिन उन्हें आप पिक्चर से हटा दें तो हालात क्या होगा। वैसा ही कुछ आम आदमी पार्टी के साथ फिलहाल होता हुआ नज़र आ रहा है। और ये लोग कहते हैं एक अकेला सब पर भारी, विपक्ष कहाँ है। इसलिए बार बार आपके दिमाग में डाला जाता है विपक्ष में ताकत नहीं है, 400 पार आ रहे हैं, 400 पार आ रहे हैं, 400 पार आ रहे हैं। और ये क्यों कहा जाता है? ताकि आपको लगे कि अच्छा वाकई विपक्ष कमज़ोर है और हो सकता है नरेंद्र मोदी 400 पार आए ताकि आप भी उनके लिए वोट दें। जबकि मैं आपको यहाँ पर यह बताने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों कि कैसे कैसे इनके जितने भी कॉम्पिटिटर्स हैं उन पर दबाव बनाया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल तो जेल में है। दूसरे अगर बात करें हेमंत सोरेन की, तो उन्हें भी जेल में डाला गया। वो भी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इस्तीफा दिया। कविता को जेल में डाला गया। तो जो इनके साथ नहीं है वो जेल में है, और जो जेल में नहीं है उनके खाते बंद कर दिए गए हैं। देश की सबसे बड़ी जो विपक्षी पार्टी है कांग्रेस, उसके खाते को इन्होंने बंद कर दिया है। अब चुनाव आ चुके हैं, कई जगहों पर आप अलग अलग पार्टी के झंडे, उनके बैनर्स, उनके पोस्टर्स, बड़े बड़े स्टेज देखेंगे, लाइट्स लगेंगे, अलग अलग तरीके से वीडियोस बनाए जाएंगे, कैंपेनिंग होगी। उसके लिए पैसा लगता है, चुनाव आयोग हर एक चीज़ का हिसाब लगता है। और ऐसे समय में कांग्रेस पार्टी का जो मुख्य अकाउंट है, मेन अकाउंट है, उसे फ्रीज कर दिया गया है। अब जब आपके सामने जो आपके मुख्य प्रतिद्वंदी हैं वही चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं, पैसा नहीं दे रहे हैं, तो इससे तो आपको फ़ायदा होगा। कैसे आप निष्पक्ष चुनाव कहेंगे? हालात ऐसे हैं दोस्तों कि खुद राहुल गांधी को सामने आना पड़ा और उन्हें कहना पड़ा कि अभी हमारे पास तो फ्लाइट छोड़िए, ट्रेन से जाने के लिए पैसे नहीं हैं, हम हमारे नेताओं को एक जगह से दूसरे जगह पर नहीं भेज सकते हैं। उन्होंने क्या कहा वो सुनिए। आप सोचिए, आप किसी परिवार के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, किसी व्यक्ति के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, किसी बिजनेस के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, किसी भी संस्था के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, होता क्या है? एकदम खत्म हो जाता है।
अगर आपने किसी परिवार का बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया, भूखे मर जाते हैं। वो कांग्रेस पार्टी के साथ किया जा रहा है। 1 महीने पहले ये हुआ और किसी संस्था ने, हिंदुस्तान की संस्था ने, किसी कोर्ट ने, किसी इलेक्शन कमीशन ने चूं तक नहीं कहा। सब ड्रामा देख रहे हैं। 20% हिंदुस्तान के लोग कांग्रेस पार्टी को वोट देते हैं। हम 20% लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं और आज हम रेलवे टिकट नहीं खरीद सकते। आज हम अपने नेता को एक शहर से दूसरे शहर नहीं भेज सकते। हम एडवर्टाइजमेंट नहीं लगा सकते। और क्यों? 14 लाख रुपए 7 साल पहले 14 लाख रुपए का इशू है और 200 करोड़ रुपए का फाइन, और सारे के सारे बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए। तो जैसे कि मैंने कहा, आप इस देश की सबसे प्रमुख विपक्षी पार्टी के पैसों को रोक देती है। आप कहते हैं कि आप निष्पक्ष चुनाव कर रहे हैं। ये कैसे चुनाव आप लड़ रहे हैं? अगर आपको इतना कॉन्फिडेंस है, आप 400 पार आ रहे हैं, तब आप किसी नेता को जेल में क्यों डाल रहे हैं? आप किसी के अकाउंट को क्यों फ्रीज कर रहे हैं? और ये सब चीज़ें ठीक उसी समय क्यों होती हैं दोस्तों, जब चुनावों का ऐलान हो जाता है। ये कहा जाता है कि चुनाव होने वाले हैं, आचार संहिता लागू हो जाती है और उसके बाद हम देखते हैं कि एक एक कर विपक्ष के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। इसका एक और उदाहरण मैं देता हूं हिमाचल प्रदेश का। हिमाचल प्रदेश में आपको याद है, राज्यसभा के चुनाव हो रहे थे। 6 ऐसे कांग्रेस के विधायक थे जो क्रॉस वोटिंग कर रहे थे, उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। अब हुआ यह है कि वो 6 विधायक और 3 निर्दलीय विधायक ये बीजेपी में जाकर शामिल हो चुके हैं। अब बीजेपी एक बार फिर से हॉर्स ट्रेडिंग, एक तरीके से आप मान ले, ये हो रहा है। हमने महाराष्ट्र में देखा है एकनाथ शिंदे के साथ क्या किया गया, इन्होंने क्या किया, अजित पवार के साथ इन्होंने क्या किया। ठीक अभी हिमाचल प्रदेश में ये लोगों ने 6 लोगों को लाया। तो एक एक कर विपक्ष को टारगेट करना, उनके अकाउंट को फ्रीज करना, मुख्य नेताओं को जेल में डालना, ईडी, आईटी, सीबीआई के नोटिसेस देना, कुछ विधायकों को खरीदना, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। और सवाल यह है कि चुनाव आयोग क्या कर रहा है दोस्तों? ये एक सवाल बनता है या नहीं बनता है, या अब हम उसके आगे बढ़ चुके हैं? क्योंकि इसे लेकर कोई बातचीत नहीं कर रहा है। और जब हम बात करते हैं इंस्टीट्यूशंस की, जब हम बात करते हैं निष्पक्ष चुनाव की, स्वतंत्र चुनाव की, तो उसमें इंस्टीट्यूशंस की विश्वसनीयता को भी इस पार्टी ने अपने फ़ायदे के लिए ख़त्म कर दिया है। मैं आपको उदाहरण के साथ बताता हूँ। आपको याद है, पहले रंजन गोगोई गए, वो जज थे, बाद में वो बीजेपी में शामिल हो गए। ठीक इसी तरह से बंगाल हाईकोर्ट के जज, उन्होंने अपने पद से इस्तीफ़ा दिया, यानी वो निकल गए अपने पद से, उन्होंने रिज़ाइन किया, अभिजीत गंगोपाध्याय, और अब वो बीजेपी के एक प्रत्याशी हैं। अब सोचिए, एक सिटिंग जज इस्तीफ़ा देते और चुनाव लड़ते हैं, क्या इससे कोर्ट पर, उनकी विश्वसनीयता पर सवाल उठेगा या नहीं उठेगा? ये वही जज हैं जो ये बतौर जज जब ये थे बंगाल में, तब इन्होंने एक टेलीविज़न चैनल में जाकर अभिषेक बैनर्जी के खिलाफ बातचीत की थी। और तब सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया था कि किसी सिटिंग जज को टेलीविज़न पर जाकर बातचीत करने से बचना चाहिए। ये वो जज हैं दोस्तों। और क्या इसके वजह से जो अदालत है, उनकी जो विश्वसनीयता है, वो चाहे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट हो, उस पर सवाल नहीं उठेगा? ठीक इसी तरीके से मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ। फॉर्मर इंडियन एयरफोर्स के जो चीफ हैं RKS भदौरिया, उन्होंने भी रविवार को भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल हो चुके हैं। और जो रफाल एयरक्राफ्ट आया था भारत में, उसे लाने में इनकी एक अहम रोल रही है। आपको याद है 2019 में रफाल एक बहुत बड़ा मुद्दा था, चौकीदार चोर है करके हम सुनते थे, एक नारा विपक्ष की ओर से दिया गया था उस समय। अब वो भी आकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। तो जब एक जज, जब एक बड़े, एक आप समझ लें कि इंडियन एयरफोर्स के एक बड़े अधिकारी, जब फोर्स के निकलने के बाद, रिटायरमेंट के बाद या इस्तीफा देने के बाद एक राजनीतिक पार्टी शामिल होते हैं, वो एक राजनीतिक पार्टी में, तो क्या संदेश दे रहे हैं उन लोगों को जो वहाँ पर काम कर रहे हैं? अब इन्हें देखकर लोग समझेंगे कि अच्छा, अगर हम एक पार्टी को फेवर करते हैं तो हो सकता है कि मेरे रिटायरमेंट के बाद या अगले चुनावों से पहले मुझे भी टिकट मिल जाए। क्या इससे विश्वसनीयता कम नहीं होगी इंस्टीट्यूशंस की? इसे लेकर भी ज़रूरत है कि मैं तो मांग करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट या फिर कोई तो अदालत इसे लेकर एक नियम बनाए और कहे कि आप जब किसी बड़े पद पर होते हैं, एक अलग इंस्टीट्यूशन में होते हैं, तो उसकी विश्वसनीयता को बनाने के लिए आप कोई भी राजनीतिक पार्टी में शामिल नहीं हो सकते हैं। लेकिन क्या ये होगा? ये नहीं होगा। ये सारे उदाहरण आपको याद है ना? जेल में डालो, अकाउंट फ्रीज करो, विधायकों को तोड़ो, पार्टी को तोड़ो, फिर उसके बाद कोई सिटिंग जज इस्तीफा दे देता है, उसे पार्टी में शामिल कर लो, इंडियन एयरफोर्स के अधिकारियों को उनके रिटायरमेंट के बाद आप शामिल कर लो, जिसका रफाल डील में बहुत बड़ा योगदान रहा है। इनकम टैक्स का इस्तेमाल करो, ईडी का इस्तेमाल करो, सीबीआई का इस्तेमाल करो, और फिर गोदी मीडिया तो है ही।
यानी विपक्ष एक तरफ अपने पैसे नहीं होने की वजह से वो घर घर पहुंच नहीं पाएगा, वो रैली नहीं कर पाएंगे, और गोदी मीडिया की वजह से ज़्यादा कवरेज एक पार्टी या इनके गठबंधन को मिलेगा। और जब इन्हीं जो मीडिया है, ये गोदी मीडिया के जो लोग हैं, उनकी ओर से बड़े बड़े कॉन्क्लेव का आयोजन किया जाता है, बड़ा स्टेज बनाया जाता है, स्पॉन्सर्स लाए जाते हैं, और वहाँ पर भी चाहे प्रधानमंत्री आएँ, यूनियन मिनिस्टर्स के लोग आएँ, उनसे सवाल नहीं पूछा जाता। उनसे पूछा जाएगा राहुल गांधी के बारे में, उनसे पूछा जाएगा अरविंद केजरीवाल के बारे में। पत्रकार का काम वहाँ पर पॉइंटेड सवाल पूछना होता है, लेकिन वो ना करते हुए वहाँ पर ये कहा जाएगा और एक मौका दिया जाएगा कि एक बार फिर से चाहे प्रधानमंत्री हो या फिर उनके नेता हो, वो अपनी बात रखें, और एक नया स्टेज दिया जाएगा। जो राजनीतिक पार्टी अपने एक स्टेज से, एक मंच से, एक रैली से जिस तरह से अपने प्रचार को वो करते हैं, ठीक उसी तरह से अब टीवी स्टूडियो से भी वो करेंगे। वॉच टाइम ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें दिया जाएगा और आप और हम कुछ नहीं कर पाएंगे, और फिर कहा जाएगा कि हमने तो चुनाव आसानी से हमने किया, निष्पक्ष चुनाव किया, स्वतंत्र चुनाव था। बिल्कुल, आप बताइएगा ये स्वतंत्र चुनाव है या नहीं। और जिनका काम है स्वतंत्र चुनाव रखने का, चुनाव आयोग, उसे लेकर तो मैं क्या कहूँ। ईवीएम कितना बड़ा मामला है, आपको याद है? इसे लेकर लगातार विपक्ष की ओर से समय मांगने के बावजूद चुनाव आयोग उन्हें समय नहीं देता है। हाल ही में मुंबई में भी जब इंडिया गठबंधन की एक रैली हुई, उसमें भी ईवीएम की गूंज फिर से सुनाई दी और ये कहा गया कि ईवीएम की वजह से ही नरेंद्र मोदी वापस आ रहे हैं। ये मशीन जो है ये चोर है। मेहरबानी करके उस मशीन को देखिएगा। जब आप अपना बटन दबाएं, जो कागज वहां से लिखेगा वो देखिए कि आपका वोट उसमें है या दूसरा वोट गया है। हमने बहुत शोर किया, कहा वापस कागज का लाओ, इस मशीन को हटाओ। मुझे उम्मीद है जब इंडिया गठबंधन की गवर्नमेंट आएगी उसमें यह मशीन खत्म हो जाएगी। और दूसरी बात होगी कि इलेक्शन कमीशन जो है वो आजाद हो जाएगा, वो मुक्त हो जाएगा। उसमें वो लोग होंगे जो भारत से प्यार करते होंगे और इस मिट्टी को प्यार करते होंगे। मैं आपको बता रहा हूं, ईवीएम के बिना नरेंद्र मोदी चुनाव नहीं जीत सकता है। इलेक्शन कमीशन से हमने कहा कि एक काम कीजिए, विपक्ष की पार्टी को ये मशीनें दिखा दीजिए, खोल के हमें दिखा दीजिए ये कैसे चलती हैं, हमारे एक्सपर्ट्स को दिखा दीजिए। इलेक्शन कमीशन नहीं दिखाता। फिर हमने कहा देखिए इसमें से कागज निकलता है, वोट मशीन में नहीं है, वोट कागज में है। ठीक है, आप मशीन चलाइए मगर कागज की भी गिनती कर दीजिए। इलेक्शन कमीशन कहता है नहीं, कागज की गिनती नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? कैसे नहीं होगी? सिस्टम नहीं चाहता कि ईवीएम की गिनती हो जाए। इस भाषण में राहुल गांधी ने, जैसे कि आपने सुना, कहा ईवीएम एक बहुत बड़ा मुद्दा है विपक्ष के लिए दोस्तों, लेकिन जब इसे लेकर चुनाव आयोग से सवाल पूछा जाता है तब वो शेर व शायरी में इसका जवाब देते हैं और एक तरीके से बताने की कोशिश करते हैं कि जो लोग हार रहे हैं वो ईवीएम को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। यानी चुनाव आयोग में बैठे अधिकारी, एक तो उन्हें अधिकारी कैसा बनाया गया उसे लेकर भी जो कंट्रोवर्सी है वो आपको याद रखने की ज़रूरत है, और उसके बाद ये अधिकारी शेर व शायरी के ज़रिए एक बहुत अहम मुद्दे को लेकर वो कहते हैं कि जो हारते हैं वो इसे इस तरह से जिम्मेदार ईवीएम को बताते हैं। तो ये निष्पक्ष चुनाव है या नहीं, ये आप बताइए। अगली बार जब आपको कहे 400 पार कि मोदी के सामने कौन, मोदी अकेला लड़ रहा है, तब आप ये सारी चीज़ें रखिएगा याद। वो अकेले नहीं हैं, उनके साथ एक इंस्टीट्यूशन है, उनके साथ गोदी मीडिया है, उनके पास पैसा है, उनके पास ऐसा एक संगठन है जिससे कोई इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर सवाल नहीं पूछता। कोई नरेंद्र मोदी से ये नहीं पूछता कि मोदी जी आपने तो हर साल 2-2 करोड़ नौकरियों की बात की थी, क्या हुआ उसका? मोदी जी आप तो कह रहे थे कि आप करप्शन मिटाने आए हैं, और आप तो खुद जिसके ऊपर कोल स्कैम का आरोप लगा था, नवीन जिंदल को आप अपने पार्टी में क्यों ले रहे हैं मोदी जी? ये सवाल नहीं पूछा जाएगा, नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि पूछने के लिए कोई है ही नहीं। हमारे जैसे लोग जो अब सोशल मीडिया में आ गए हैं, यूट्यूब पर आ गए हैं, उन्हें तो ये नेता, कोई भी नेता इंटरव्यू देगा नहीं, स्पेशली जो लोग सत्ता में हैं, क्योंकि हम सवाल पूछेंगे,
हम थोड़ी पूछेंगे वो आम काट के खाए हो या चूस कर खाए हो। इनसे ये नहीं पूछा जाएगा कि आप तो करप्शन खत्म करने आए थे तो आप क्यों इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए पैसा ले रहे थे, और जब हिसाब देने कहा गया तो आप क्यों हिचकिचा रहे थे। इनसे ये नहीं पूछा जाएगा या कोई नहीं पूछेगा कि ईडी सीबीआई का इस्तेमाल विपक्ष के खिलाफ ही क्यों किया जाता है। इनसे नहीं पूछा जाएगा कि केवल चंद लाख रुपयों के अगर हिसाब किताब में गड़बड़ है कांग्रेस का तो 200 करोड़ रुपए के उसके जो अकाउंट है उसे क्यों फ्रीज किया गया है। ये कौन सा निष्पक्ष चुनाव की बात दोस्तों हम कर रहे हैं। आज होली का दिन है जब मैं और आप बात कर रहे हैं, बुराई पर अच्छाई की जीत। हमने अलग अलग कहानियां सुने हैं बचपन में, लोग कहते हैं बुरा ना मानो होली है। और इसी दिन मैं आपको पूछना चाहता हूं कि जब चुनाव आ रहे हैं ये कौन सा निष्पक्ष चुनाव है। ये कौन से 400 पार की जब ये बात करते हैं तो बिल्कुल वो करते हैं, उन्हें पता है कि ना मीडिया सवाल उठाएगा, विधायक तोड़े जाएंगे, नेताओं को जेल में डाला जाएगा, उनके पैसे रोके जाएंगे। जब कोई प्रचार कर ही नहीं पाएगा, जब आप अकेले रनिंग रेस में लड़ोगे तो अब तो आप जीत कर ही आओगे। अब सवाल यहाँ पर मेरा आपसे है, क्या आपको वाकई लगता है ये निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव है या नहीं। आप ज़रूर बताइएगा इसके बारे में। मेरा नाम है सोहित मिश्रा, आप देख रहे हैं सोहित मिश्रा ऑफिशियल। हम इसी तरह के वीडियोस लगातार करते रहते हैं और आपको बताते हैं कि हकीकत क्या है। यहाँ पर मेरे सवाल का जवाब आप ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, दूसरों के साथ साझा ज़रूर करें। साथ ही साथ अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। हम निष्पक्ष होते हुए यहाँ पर तो कम से कम अपनी राय रखने की कोशिश करते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।